हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। सो आज है हमारी अकाउंटेंसी की मेगा मास्टर क्लास का पार्ट नंबर 13। पिछली वीडियोस में आप सबने बहुत अच्छे से पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और आपने अपने स्कोर्स भी बताए। दैट इज़ वेरी नाइस एंड अप्रिशिएबल। आज की क्लास में भी आपने ऐसे करना है। टोटल 40 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर कर आई हूँ मैं। सारे क्वेश्चंस को आपने ऑनेस्टली अटेम्प्ट करना है एंड एट द एंड आपने अपना स्कोर मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है। ये क्लास भी आपकी बिल्कुल थ्योरेटिकल बेस्ड क्लास रहने वाली है। हर आंसर के करेक्ट आंसर के डीप एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग गो थ्रू करेंगे, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यूएशन अकाउंट रादर देन अ ट्रेडिंग एसेट और लायबिलिटी। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आउटस्टैंडिंग वेजेस या अक्रूड इनकम। तो देखो बेसिकली क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा वैल्यूएशन अकाउंट है हमारी जो ट्रेडिशनल एसेट और लायबिलिटी अप्रोच है उसके अलावा, ठीक है। तो देखो बिज़नेस का रियल फाइनेंशियल पोजीशन अगर दिखाना होता है हमें, तो आपने क्या करना है यहाँ पर देखो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अगर आपके डेटर 1 लाख के हैं लेकिन आपको पता है कि कुछ कस्टमर पैसा नहीं देंगे और कुछ बैंकरप्ट हो सकते हैं, अगर आप पूरे 1 लाख को एसेट दिखा दोगे तो क्या होगा, ये ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट हो जाएगा। इसलिए अकाउंटिंग कहता है कि एक्सपेक्टेड लॉस को पहले ही अकाउंट में ले आओ। इसलिए हम क्या बनाते हैं, इसलिए हम बनाते हैं प्रोविजंस, जैसे कि डाउटफुल डेट के लिए प्रोविजंस, या फिर डेप्रिसिएशन के लिए बना लिया, या फिर डिस्काउंट ऑन डेटर के लिए बना लिया, ठीक है। हम ये सारी प्रोविजंस बनाते हैं। बेसिकली वैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है ये भी समझो। वैल्यूएशन अकाउंट खुद एसेट नहीं होता, खुद लायबिलिटी भी नहीं होता, ये एसेट की वैल्यू को एडजस्ट करता है। और बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसी होती है, जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आपके डेटर जो हैं 1 लाख के हैं, उसमें से जो प्रोविज़न है मान लो 5,000 की है, तो आप वो प्रोविज़न को लेस करके दिखा दोगे, 95,000 आपके पास आ गया। प्रोविज़न कभी अकेला नहीं दिखेगा, हमेशा एसेट के साथ माइनस होगा, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है ना आपका, वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट ही है। अब एक बार हम समझते हैं कि बाकी आंसर आपके गलत क्यों हैं। पहला आपका यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस दिया था। प्रीपेड इंश्योरेंस आपको फ्यूचर बेनिफिट देता है, ये एक एसेट है, वैल्यूएशन अकाउंट को कैटेगरी में ये नहीं आता, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। फिर है आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये क्या है, पेबल लायबिलिटी है, तो ये भी आपका इस कैटेगरी में नहीं आता। फिर आता है अक्रूड इनकम, इट इज़ अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, सो इट इज़ योर एसेट, ये भी आपकी इस कैटेगरी में नहीं आता। सिर्फ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ही ऐसा है जो वैल्यूएशन अकाउंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, कई बार बच्चों को क्या लगता है कि प्रोविज़न वर्ड लिखा है तो इसका मतलब वो लायबिलिटी है, तो वो ये नहीं, इस कैटेगरी में नहीं आएगा। बट नो, प्रोविजंस जो होती हैं ये आपकी वैल्यूएशन अकाउंट में आते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा, एक लाइन और इसमें वैल्यूएशन में आपको ऐड करूँगी ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए और क्लैरिटी मिले कि प्रोविज़न विच रिड्यूसेस एसेट वैल्यू इज़ नोन एज वैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसमें आपको पूछ रहे हैं व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ डिस्काउंटेड विद द बैंक इट इज़ रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज व्हाट। जब आपने बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंट किया तो आप इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, पर कैसे रिकॉर्ड करोगे। तो ऑप्शंस आपको क्या दिया हुआ है, कॉन्ट्रा एंट्री, पेमेंट ऑन बैंक साइड, रिसीट ऑन द बैंक साइड या रिसिप्ट ऑन द कैश साइड। तो देखो स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, कस्टमर ने प्रॉमिस किया कि फ्यूचर डेट को वो पैसा देगा। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर का पैसा बैंक से आज ही ले लिया उसने, और बैंक जाहिर सी बात है कमीशन या डिस्काउंट काट के देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बिल जो था वो आपका 10,000 का था तो बैंक आपको कितना देगा, 9800, ठीक है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल। तो ये बाकी के चार्जेस क्या हो गए, वो डिस्काउंट हो गया जो बैंक ने चार्ज किया। कैश बुक में एंट्री का क्या लॉजिक हुआ कि अब पैसा कहाँ गया, बैंक अकाउंट में आया ना पैसा, इसीलिए बैंक कॉलम की डेबिट साइड में आएगा। कौन सी साइड होगी, रिसिप्ट साइड होगी। अब सोचने वाली बात है कि इसकी कॉन्ट्रा क्यों नहीं हुई। कॉन्ट्रा एंट्री तब होती है जब कैश और बैंक ऐसे रिलेटेड होता है, या कैश निकाल के बैंक में डाल दिया, या बैंक से निकाला और कैश आ गया। यहाँ पर बिल, बैंक, ये दो चीज़ें आपस में ट्रेड हुई हैं। कैश का तो कोई रोल ही नहीं है ना। और एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि मनी रिसीव्ड थ्रू बैंक, तो वो बैंक कॉलम में डेबिट साइड में ही आएगी, ठीक है।
इसलिए करेक्ट आंसर जो है ना वो आपका बनता है ऑप्शन नंबर सी, रिसिप्ट ऑन द बैंक साइड। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको क्या पूछ रहे हैं, इफ़ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज इफ़ द डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 9। कह रहे हैं अगर ट्रायल बैलेंस आपका अग्री नहीं किया तो इनमें से कौन से एरर्स होंगे अगर आपका जो डिफरेंस है ना वो ऐसा डिफरेंस आ रहा है कि वो 9 से डिविजिबल है। ठीक है। अब ज़रा पहले सही आंसर जान लो क्या है, फिर इसको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझते क्या है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोजिशन ऑफ डिजिट्स, फॉर एग्जांपल राइटिंग 54 एज 45। अब ज़रा समझो, एग्जामिनर का फेवरेट लॉजिक है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में घूम फिर के आ ही जाता है। गोल्डन रूल आपने याद रखना है, ध्यान से सुनो। इफ़ डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 9 दैट मीन्स कि नंबर कैसा होगा, होल नंबर होगा। और अगर वो होल नंबर है तो इट मीन्स डिजिट्स इंटरचेंज हुए हैं। एग्जाम्पल समझो, मान लो कि आपके पास जो करेक्ट अमाउंट थी ना, जो करेक्ट अमाउंट है वो है 73 और आपने गलती से रॉन्ग पोस्टिंग क्या कर दी 37। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस है 36। अब क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? यस, ये 9 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो डिजिट्स है ना वो उल्टे लिख दिए हैं। देखो 73 का 37 हुआ ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका सही आंसर यही देखो, ट्रांसपोजिशन ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स क्या हुए, इंटरचेंज हो गए हैं, 54 को 45 ऐसे लिख दिया है। अब हम समझते हैं बाकी आंसर सही क्यों नहीं बन रहे हैं। पहला दिया था एरर ऑफ ओमिशन, सो एरर ऑफ ओमिशन में तो एंट्री ही नहीं हुई है, तो ट्रायल बैलेंस एग्री भी कर सकते हैं। फिर है एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसमें तो हम रॉन्ग अकाउंट टाइप लिख देते हैं तो ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाते हैं। फिर है कंपनसेटिंग एरर, सो एक गलती दूसरे से कंपनसेट हो जाती है। ठीक है, तो सिर्फ ट्रांसपोजिशन एरर में डिफरेंस 9 से डिविजिबल होता है। तो ये आपने याद रखना है कि 9 का टेबल याद रख लो, ट्रांसपोजिशन आपकी पक्का पक्का हो जाएगी। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको पूछ रहे हैं अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू रिकनसाइल द बैंक बैलेंस ऑफ द कैश बुक विद द, मतलब BRS हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, BRS प्रिपेयर करते हैं कि बैंक बैलेंस को रिकनसाइल करेंगे किसके साथ, कैश बुक के बैलेंस के साथ, कैश बुक के बैलेंस के साथ। और कैश बुक में तो 2 कॉलम है, बैंक और कैश, तो कौन से वाले कॉलम के साथ रिकनसाइल करते हो आप, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, बैलेंस शोन इन द बैंक पासबुक, या टोटल ऑफ पेटी कैश बुक। तो देखो ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, टोटल ऑफ पेटी कैश बुक का तो कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पर। तो पहले करेक्ट आंसर सुनो। अच्छा, एक और रिजेक्शन लगा देते हैं, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, इसके साथ तो क्यों ही बैंक रिकनसाइल करने की कोशिश करेगा, हमारी पॉकेट में कितना कैश है, बैंक को उससे क्या लेना देना है ना। ऑप्शन है आपके पास, क्या बच रहा है कि या तो कैश बुक की बैंक कॉलम होगी या बैलेंस शोन इन द बैंक पासबुक होगा। तो इसमें से आपका जो सही आंसर है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी, बैलेंस शोन इन द बैंक पासबुक। देखो कैश बुक वर्सेस पासबुक में समझो कि कैश बुक बिजनेस का रिकॉर्ड करती है और पासबुक बैंक का रिकॉर्ड करती है, दोनों अलग अलग लोग मेंटेन करते हैं। सो बेसिकली डिफरेंस आता क्यों है, जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, डेबिटेड, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय बैंक, इन कारणों की वजह से डिफरेंसेस आते हैं। इसलिए आपका कैश बुक और पासबुक अनइक्वल हो जाता है। सो BRS का काम क्या होता है कि दोनों बैलेंसेस को मैच करना और रीज़न को एक्सप्लेन भी करना। तो एग्ज़ाम में आपको ट्रैप कैसे डाल देंगे, एग्ज़ाम में आपको ट्रैप डाल देंगे इस कॉलम के साथ, ये देखो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, क्योंकि हर कोई ये सोचेगा कि कैश बुक की बैंक कॉलम है तो उसमें गड़बड़ हुआ और BRS में जो गड़बड़ हुआ हमें उन्हीं को रिकनसाइल करना होता है। नो, BRS कैश बुक को कैश बुक से रिकनसाइल नहीं करता और ना बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक उससे रिकनसाइल करता है। BRS कैश बुक को पासबुक से रिकनसाइल करता है। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5th क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकरेक्टली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को इन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, तो कहते हैं किसका एग्जाम्पल है, कौन से एरर का एग्जाम्पल है, ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल या कंपनसेटिंग। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कई बार किया हुआ है, जाहिर सी बात है आप लोगों को याद ही होगा, नहीं याद तो कोई बात नहीं, फिर डिस्कस कर लेते हैं। सही है आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखो कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू को दिल में बिठा लो,
कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर परचेजिंग मशीनरी इट इज़ अ कैपिटल नेचर का खर्चा एंड रिपेयर के एक्सपेंसेस दे रहे हो तो ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, ठीक है। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है कि जब अकाउंट का नेचर ही गलत ट्रीट हो जाए, अकाउंटिंग रूल्स वायलेट हो जाए, ठीक है। तो डेंजरस पॉइंट क्या है इस एरर में कि डेबिट क्रेडिट जो होते हैं ना वो सही रह जाते हैं, इसमें कोई गलती नहीं आती है, ट्रायल बैलेंस आपका टैली कर जाता है। इसलिए ये जो एरर्स होते हैं ये ट्रायल बैलेंस से कभी पकड़े ही नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है एरर ऑफ प्रिंसिपल डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और एक चीज़ आपने दिमाग में बैठा लेनी है कि अगर नेचर गलत है तो प्रिंसिपल गलत है, ठीक है। इसलिए सही आंसर आपके पास क्या रह जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें आपको पूछ रहे हैं कास्टिंग इन अकाउंटिंग रेफर्स टू व्हाट। क्या मतलब होता है कास्टिंग का, बैलेंस करना अकाउंटिंग अकाउंट को, टोटल करना बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के कॉलम्स को, एंट्री को ट्रांसफ़र करना लेजर में, या फाइनल स्टेटमेंट्स बनाना। तो देखो पहले तो बेसिक क्लियर करो। अकाउंटिंग में 4 कॉमनली कन्फ्यूज्ड वर्ड्स होते हैं, जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, कास्टिंग, बैलेंसिंग। एग्जाम में इन्हीं को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। कास्टिंग का रियल मीनिंग होता है एडिंग या टोटलिंग कॉलम्स। सो जब आप कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक के एंड में कॉलम का टोटल निकालते हो उस प्रोसेस को हम कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। इसलिए सही आंसर जो है वो आपके पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी, टोटलिंग द कॉलम ऑफ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। एग्जाम्पल भी बता देती हूँ आपको। जैसे मान लो कैश बुक की डेबिट साइड का आपने टोटल किया ना, उसे जैसे मान लो डेबिट साइड सारी आइटम प्लस करी 10,000 आ गई फॉर एग्जाम्पल, ये होगी आपकी कास्टिंग। अब बैलेंसिंग और कास्टिंग एक जैसी नहीं होती, कहीं ये नहीं सोचना। बैलेंसिंग और कास्टिंग के अलग अलग मतलब होते हैं। कास्टिंग का मतलब होता है सिर्फ टोटल निकालना, बैलेंसिंग का मतलब होता है दोनों साइड का डिफरेंस निकालना। आपने डेबिट साइड का भी टोटल किया, क्रेडिट साइड का भी टोटल किया और दोनों का जो डिफरेंस निकाला दैट इज़ योर बैलेंसिंग, ठीक है। इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन में आपको बोला हुआ है बैलेंसिंग एन अकाउंट, दैट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि बैलेंसिंग मीन्स डिफरेंस निकालना, कास्टिंग इज टोटलिंग करना। नेक्स्ट कम्स द ट्रांसफरिंग एंट्री टू द लेजर अकाउंट, तो इसको तो हम पोस्टिंग कहते हैं, ये तो एब्सोल्युटली गलत है। नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग द फाइनल स्टेटमेंट, तो ये तो फाइनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो फाइनली अवर करेक्ट आंसर इज टोटलिंग द कॉलम ऑफ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको पूछ रहे हैं इन द BRS स्टार्टिंग विद क्रेडिट बैलेंस एज पासबुक। मतलब आप BRS कर रहे हो और बैलेंस क्या गिवन है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये आपको गिवन है। हाउ इज़ इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक ट्रीटेड। कहते एक ट्रांजेक्शन आपके पास आई है कि इंटरेस्ट जो है बैंक ने डेबिट कर दिया बट कैश बुक में एंट्री इसकी नहीं हुई, तो कहते इसको आप क्या से ट्रीट करोगे, ऐड करोगे, माइनस करोगे, इग्नोर करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, क्या करना है आपने। तो ज़रा स्टेप बाय स्टेप समझो। इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें ध्यान से समझो और देखो। स्टार्टिंग पॉइंट क्या बोला है आपको, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और आइटम क्या है, हुआ क्या है, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। और एंट्री कहाँ पर नहीं हुई अभी तक, कैश बुक में, कैश बुक में एंट्री हुई नहीं है, तो इसका मतलब पासबुक में एंट्री हो गई है। सो इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, इसका मतलब क्या होता है ये जानो। मतलब बैंक ने आपके अकाउंट को और कम कर दिया, लेकिन आपने अभी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की है, इसलिए जो आपकी पासबुक है उसका बैलेंस कैसा है, कम, और कैश बुक है उसका बैलेंस कैसा है, ज़्यादा। सो जब पासबुक से स्टार्ट करते हो तो रूल क्या कहता है कि पासबुक का बैलेंस कैश बुक के लेवल पर लाना होता है। तो अगर कैश बुक ज़्यादा है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो बेसिकली कई बार कॉमन गलती क्या हो जाती है, वो सिर्फ इंटरेस्ट डेबिटेड देखते हैं बट स्टार्टिंग पॉइंट इग्नोर कर देते हैं। सो BRS का रूल आपने स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से बदलता है। सो इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक इज इक्वल्स टू बैड न्यूज़ फॉर कस्टमर। सो बैड न्यूज़ को आपने माइनस करना है, याद रखना। तो इसलिए सही आंसर आपके पास इसमें क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको पूछ रहे हैं द इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश इंश्योर्स दैट, जो पेटी कैश में इम्प्रेस्ड सिस्टम होता है ना वो क्या इंश्योर करता है कि कैश कभी चोरी ना हो, पेटी कैशियर के पास हमेशा पीरियड की स्टार्टिंग में एक फिक्स अमाउंट रहे, कोई भी स्मॉल एक्सपेंस भी मिस ना हो, या मेन कैशियर जो है उसको रिलीव कर दो, सारी ड्यूटियों से आज़ाद कर दो। देखो ये तो जाहिर सी बात है बिल्कुल गलत है, ये तो ऐसा कोई लॉजिक है नहीं। अब ज़रा इन 3 में से देखो आप,
इम्प्रेस्ड का मतलब क्या होता है, पहले आप ये जानो। इम्प्रेस्ड का मतलब होता है फिक्स्ड एडवांस। पेटी कैशियर को एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है, फॉर एग्जांपल मान लो 2000। सो पीरियड के एंड में जितना खर्चा होता है उतना वापस करके रीफिल कर दिया जाता है अमाउंट, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आपको मंथ की स्टार्टिंग में 2000 रुपया दिया और आपके महीने के खर्चे जो थे वो 1500 थे। एंड में कितना बैलेंस बच गया, 500 का बैलेंस बच गया आपके पास। तो आपको अगले महीने के लिए कितना देंगे, अगले महीने के लिए 1500 देंगे आपको, ठीक है। तो अगले महीने के लिए फिर से आपके पास कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो इस सिस्टम का फ़ायदा क्या है, कंट्रोल रहता है हर छोटे छोटे एक्सपेंस का, फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं, चेकिंग भी ईजी होती है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास सही आंसर क्या बन रहा है, इसमें सही आंसर बन रहा है ऑप्शन बी, द पेटी कैशियर ऑलवेज हैज़ द फिक्स्ड अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड। फिक्स्ड अमाउंट रहती है उसके पास हर पीरियड के स्टार्ट में, ठीक है। सो जो बाकी ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, कैश कभी चोरी नहीं होता, कोई एक्सपेंस मिस ना हो जाए या उसको रिलीव कर देना, ये सारे गलत है आपके पास, ठीक है। आपने याद रखना है इम्प्रेस्ड सिस्टम इज इक्वल्स टू फिक्स्ड फ्लोट सिस्टम, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको बोल रहे हैं विच ऑफ दीज इज पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। इनमें से कौन सा पर्सनल अकाउंट है जो ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल, बैंक, सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट। तो देखो सही आंसर पहले जानो फिर रीज़न समझते हैं। बैंक अकाउंट इज़ द करेक्ट आंसर। अब सुनो, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट मतलब नेचुरल पर्सन जैसे राम श्याम, आर्टिफिशियल पर्सन जैसे बैंक, कंपनी, या ग्रुप ऑफ पर्सन जैसे फर्म या बैंक। सो बैंक अकाउंट क्यों पर्सनल होता है, बैंक क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कस्टमर से डील करता है, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट है। एंड गोल्डन रूल यू रिमेंबर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इसीलिए जो सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी बनता है। बाकी ऑप्शन में जो कैपिटल अकाउंट दिया है ये तो ओनर्स इक्विटी है, जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है ये लायबिलिटी है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, और जो फर्नीचर अकाउंट है वो रियल अकाउंट है, ठीक है। तो एग्जाम में ट्रिक आपने याद रखनी है, इंस्टीट्यूशंस दैट हैव लीगल आइडेंटिटी आर कंसीडर्ड एज पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको पूछ रहे हैं अ कॉन्ट्रा एंट्री इज रिक्वायर्ड व्हेन, कॉन्ट्रा एंट्री कब जरूरत पड़ती है, जब गुड्स सोल्ड फॉर कैश होते हैं, कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश इज विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, या अ चेक इज रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। तो ये भी हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, हमें पता है सही आंसर ऑप्शन बी है, कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज। सो कॉन्ट्रा का कंसेप्ट क्या होता है, कॉन्ट्रा मतलब ऑपोजिट साइड्स सेम बुक की। सो कॉन्ट्रा में कब होता है, जब कैश और बैंक दोनों अफेक्ट होते हैं, एंट्री कैश बुक के अंदर ही रहे, ठीक है। एग्जांपल जैसे कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने कैश निकाला तो कैश बढ़ जाएगा पॉकेट में और बैंक में कैश कम हो जाएगा। सो दोनों एंट्री सेम कैश बुक में होती है पैरेलल, ठीक है। तो ये पर्सनल यूज़ के केस में जैसे इन्होंने पर्सनल लिखा है, तो पर्सनल यूज़ के केस में तो ड्राइंग हो गई, तो वो कॉन्ट्रा नहीं कहलाएगी, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर वेयर एवर देर इज अ कॉन्ट्रा इट मीन्स कैश एंड बैंक बोथ आर involved, okay. Now question number 11, they are asking purchase of typewriter for office use should be debited to। आपने टाइपराइटर खरीदा है ऑफिस यूज़ के लिए, तो आप किसको डेबिट करोगे, परचेज को, ऑफिस इक्विपमेंट को, कैश को, या मिसलिनियस एक्सपेंस को। कोर कंसेप्ट समझो, जो टाइपराइटर क्या है, वो किस लिए हम ऑफिस में किस लिए ख़रीद रहे हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, रिपीटेड बेनिफिट के लिए, तो इसका मतलब ये आपकी फिक्स्ड एसेट हुई। तो इसलिए परचेज अकाउंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि परचेज तो हम ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग गुड्स के लिए डालते हैं। मिसलीनियस एक्सपेंसेस भी नहीं होंगे क्योंकि ये नेचर ही गलत आ गया। कैश भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है, तो पेमेंट का अकाउंट है, एसेट नहीं है। तो सही आंसर आपके पास बनता है ऑप्शन नंबर बी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर, वर्ड परचेज देकर स्टूडेंट को लगता है कि परचेज अकाउंट मार्क कर देते हैं, तो आपने ध्यान रखना है ऑलवेज आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ आइटम, नॉट वर्डिंग, नेचर पे जाना है। अगर आपने ऑफिस में टाइपराइटर खरीदा है, कंप्यूटर खरीद रहे हो, एसी खरीद रहे हो, तो जाहिर सी बातों से बेचने के लिए थोड़ी खरीदोगे। सो एसेट इज़ फॉर यूज, दैट इज़ नॉट मैंशनड एज परचेज अकाउंट, ठीक है, समझ में आया। तो सही आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं द डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट रिजल्ट्स इन विच इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को जस्टिफाई करता है डुअल एस्पेक्ट। इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, तो देखो हमें पता है एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम इसे। डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट। बिजनेस के पास जो एसेट्स हैं या तो आउटसाइडर की हैं लाइबिलिटीज़, या ओनर की हैं कैपिटल। सो इक्वेशन को ब्रेक डाउन करके हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। बाकी ऑप्शन जाहिर सी बातें गलत हो जाते हैं,
तो बैलेंस शीट का DNA है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ठीक है, आपने याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। इनमें से आप किसको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करोगे? कैश परचेज को, क्रेडिट सेल ऑफ गुड को, ओपनिंग एंट्री को, या रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर को? तो देखो सही आंसर है ऑप्शन सी, ओपनिंग एंट्री को। अब समझो जर्नल प्रॉपर का रियल रोल क्या होता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती हैं, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न्स बुक। सो जर्नल प्रॉपर क्या है? एक रेसिडुअल बुक है, मतलब जो कहीं फिट नहीं होता वो यहीं आ जाता है। तो जर्नल प्रॉपर में आता क्या क्या है आपको पता होना चाहिए। ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एडजस्टमेंट एंट्रीज, रेयर ट्रांजेक्शन्स। जो आपको समझ नहीं आ रही कहाँ डालनी है वो इसमें डाल दो, जर्नल प्रॉपर में डाल दो, ठीक है। तो इसलिए ओपनिंग एंट्री जो है यही सही है। एक बार डिस्कस करते हैं बाकी कहाँ कहाँ आती है। कैश परचेज कहाँ आती है? कैश बुक में। क्रेडिट सेल ऑफ गुड कहाँ आती है? सेल्स बुक में। और रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर कहाँ आता है? परचेज रिटर्न बुक में, ठीक है। तो स्टूडेंट सोचते हैं जर्नल प्रॉपर में सब कुछ, गलत। जर्नल प्रॉपर में सिर्फ स्पेशल एंट्रीज आती हैं। याद रखना है जो कहीं ना जाए वो जर्नल प्रॉपर में आए, ठीक है। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमें पूछ रहे हैं इफ़ अ चेक ऑफ 10,000 इज रिसीव्ड, 10,000 का चेक रिसीव हुआ एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, उसी दिन जा करके आपने बैंक में जमा कर दिया। वेयर इज इट रिकॉर्डेड इन अ 3 कॉलम कैश बुक? कहते 3 कॉलम कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड करोगे इसे? देखो कितने चालाक हैं ये लोग, जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। 3 कॉलम कैश बुक में क्या होता है बताओ? कैश, बैंक, डिस्काउंट। बेवजह ऐसा नाम लिख करके कई बार बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। डिस्काउंट का तो कोई रोल ही नहीं है ना इसमें, बेवजह ही ऐसे डाल रहे हैं। तो ऑप्शन में पूछा है कैश के डेबिट में, बैंक के डेबिट में, डिस्काउंट के क्रेडिट में, या बैंक कॉलम के क्रेडिट में। तो ऑप्शन सी तो बिल्कुल हटा दो, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बैंक अकाउंट के, बैंक कॉलम के डेबिट साइड में। देखो चेक का अकाउंटिंग नेचर क्या होता है? चेक इज इक्वल्स टू बैंक मनी, इट इज़ नॉट फिजिकल कैश। सो अगर चेक इज रिसीव्ड और सेम डे ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो कैश कॉलम में बाईपास हो जाता है, डायरेक्ट बैंक कॉलम में डेबिट हो जाता है। कई बार स्टूडेंट्स की कॉमन गलती क्या होती है कि वो चेक को कैश समझ के कैश कॉलम में मार्क कर देते हैं। आपने रूल याद रखना है, चेक इज इक्वल्स टू बैंक, ठीक है। तो बाकी सारे कॉलम जो हैं, बाकी जो कॉलम है डिस्काउंट कॉलम या बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड, ये रिसीट है, पेमेंट नहीं है, तो वो तो आप छोड़ ही दो उनको, वो कोई काम का नहीं है। तो सेम डे अगर डिपॉजिट हो रहा है तो डायरेक्ट बैंक में एंट्री कर देनी है। हाँ अगर अगले दिन होता तो फिर वो कॉन्ट्रा हो जाती, ठीक है, क्योंकि फिर तब आप उसे ट्रीट नहीं करते उस तरह से जैसे आप अभी ट्रीट कर रहे हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इधर पूछ रहे हैं अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू, ट्रायल बैलेंस किस लिए प्रिपेयर किया जाता है? चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट, कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, फाइंड द क्लोजिंग स्टॉक, या रिकनसाइल बैंक बैलेंस। तो देखो ट्रायल बैलेंस का असली काम क्या है? लेजर अकाउंट के बैलेंस का लिस्ट वो निकालना और डेबिट और क्रेडिट टोटल्स को मैच करना। इससे सिर्फ ये पता चलता है कि मैथमेटिकल मिस्टेक हुई है या नहीं हुई है। अब ये जानो ट्रायल बैलेंस क्या नहीं करता, ना ये प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, ना क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करता है, ना बैंक रिकनसाइल करता है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में एक चीज़ और याद रखनी है आपने कि एरर ऑफ प्रिंसिपल को डिटेक्ट नहीं करता, एरर ऑफ ओमिशन डिटेक्ट ही नहीं करता, इसीलिए ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। तो इसलिए आपका जो सही आंसर है, सही आंसर क्या बनेगा इसमें? सही आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन? चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट, ठीक है। तो याद रखना एक चीज़ कि ट्रायल बैलेंस इज द कैलकुलेटर टेस्ट ओनली, नथिंग मोर देन दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज आस्किंग वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग शुड बी डेबिटेड टू व्हाट? आपने वेजेस दिए किस लिए? बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो कहते हैं डेबिट किसे करोगे? वेजेस अकाउंट, कंस्ट्रक्शन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, या कैश अकाउंट? तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन सी, बिल्डिंग अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। नाउ सम अंडरस्टैंड, अगर वेजेस नॉर्मल प्रोडक्शन के लिए होते हैं तो वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, बट अगर वो वेजेस आप दे रहे हो एसेट बनाने के लिए तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। बिल्डिंग बनाने के लिए दिए गए वेजेस एसेट की कॉस्ट का पार्ट होते हैं, इसलिए बिल्डिंग अकाउंट के हेडिंग में ही आएंगे। तो ये जो आपको ऑप्शन ए में बोला है वेजेस अकाउंट, ये रूटीन वेजेस वाले होते तो वो आते हैं। स्पेशल पर्पज़ के लिए एसेट की उसके लिए हो रहे हैं, रिपेयरमेंट के लिए हो रहे हैं, उसको और फिट करने के लिए हो रहे हैं, तो फिर नहीं आएंगे। कंस्ट्रक्शन अकाउंट ये टेम्प्रेरी है अगर स्पेसिफाइड हो तो, अदरवाइज नहीं। कैश अकाउंट तो पेमेंट का रिकॉर्ड करता है, ठीक है। सो आपने याद रखना है अगर एसेट क्रिएट हो रही है तो जितना भी खर्चा उसके ऊपर हो रहा है वो सारा खर्चा आपने कैपिटलाइज कर देना है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ द पासबुक शोज ओवरड्राफ्ट ऑफ 5,000, पासबुक क्या दिखा रहा है? ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है 5,000 का,
एंड बैंक हैज़ चार्ज 200 एज इंटरेस्ट, बैंक ने 200 का इंटरेस्ट भी चार्ज कर दिया। फिर द ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बिफोर एडजस्टमेंट वुड बी, एडजस्टमेंट से पहले कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कितना होगा आपने ये बताना है। अब ज़रा इसे स्टेप बाय स्टेप समझो। पासबुक का ओवरड्राफ्ट कितना दिया है आपको 5000, बैंक ने इंटरेस्ट कितना चार्ज किया 200। सो इंटरेस्ट क्या हुआ बैंक ने डिडक्ट किया, है ना, कैश बुक में तो एंट्री हुई नहीं। तो इसका मतलब कि आपका पासबुक का बैलेंस ऑलरेडी कैसा है, ऑलरेडी कम है, और कैश बुक का बैलेंस क्या है, ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है, 200 रुपये से ज़्यादा है ना। तो कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5000 इसमें से 200 रुपये आप माइनस कर दोगे, कितना रह गया 4800 रह गया। तो स्टूडेंट्स कई बार क्या मिस्टेक करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं बिना लॉजिक लगाए। तो हमेशा सोचना है कैश बुक में एंट्री हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। सो बैंक चार्ज मिसिंग है, कैश बुक ज़्यादा दिखेगा आपको। सही आंसर क्या बन जाता है आपका, ऑप्शन नंबर बी 4800, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछ रहे हैं द लेजर इज ऑल्सो नोन एज, लेजर को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बुक, प्रिंसिपल बुक, रफ बुक या मेमोरेंडम बुक। रफ बुक जैसा तो कुछ भी नहीं है, इसे काट दो। मेमोरेंडम बुक भी इसको नहीं बोलते। सेकेंडरी और प्रिंसिपल में से क्या बोलते हैं आपने ये एनालाइज करना है। पहले जान लो, जर्नल एंट्री का स्टार्टिंग पॉइंट, लेजर फाइनल क्लासिफिकेशन। तो सभी अकाउंट जैसे एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस सब लेजर में जाकर कर मिलते हैं, इसलिए लेजर को कहते हैं हम किंग ऑफ बुक और प्रिंसिपल बुक, ठीक है। बाकी ऑप्शन जो सेकेंडरी बुक ये वो ये सारे आपके गलत हैं। लेजर को हम क्या कहते हैं, लेजर को हम कहते हैं बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, याद रखना है आपने। Now question number 19 is asking which is the entry for goods withdrawn by proprietor for personal use। पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ करके ले गया प्रोप्राइटर, कहते हैं इसकी एंट्री क्या होगी। जाहिर सी बात है, पहले कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं। प्रोप्राइटर और बिजनेस अकाउंटिंग में सब अलग अलग एंटिटी माने जाते हैं, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। सो जब प्रोप्राइटर बिजनेस के गुड्स अपने घर के लिए अपने घर के यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहा है, तो बिजनेस के लिए वो सेल नहीं मानेंगे, ये ड्रॉइंग कंसिडर की जाती है, ठीक है। इसलिए उससे क्या होगा, कैपिटल रिड्यूस होगा और बिजनेस का स्टॉक कम होगा। सो गुड्स ओरिजिनली परचेज अकाउंट में गए थे और जब पर्सनल यूज़ के लिए वो निकले तो परचेज को रिड्यूस करना पड़ेगा, इसलिए परचेज आपकी जो डेबिट नेचर की होती थी वो कहाँ चली जाएगी, क्रेडिट में चली जाएगी। एंड ड्राइंग बीइंग योर एक्सपेंस बीइंग योर लॉस कौन सी साइड में आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। तो सही एंट्री क्या बन रही है, ड्राइंग को डेबिट और परचेज को क्रेडिट। सही ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी। तो बाकी ऑप्शंस आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पर्सनल यूज़ देके कैपिटल को डायरेक्टली डेबिट कर देते हैं कई बार। सो यू नीड टू रिमेंबर पर्सनल यूज ऑफ गुड इज ड्राइंग नॉट सेल। गुड्स घर आए यानी ड्राइंग जाग गई, याद रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, किसका पार्ट है, कैश बुक का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, लेजर का, या नन ऑफ दीज, इट इज़ अ सेपरेट स्टेटमेंट। क्या है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, पहले इसका नेचर समझो। बीआरएस क्या है, ना कैश बुक का पार्ट है, ना लेजर का पार्ट है, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, ये सिर्फ एक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। पर्पज़ याद रखो इसका, बीआरएस का काम क्या होता है, कैश बुक का बैलेंस पासबुक का बैलेंस के बीच का जो डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। सो कई बार क्या होता है ना, ऑप्शन ए कैश बुक कॉमन ट्रैप हो जाता है ये बच्चों का, वो सोचते हैं कि बीआरएस जो है कैश बुक का एक्सटेंशन है। सो दिस इज़ रॉन्ग, बीआरएस इज़ प्रिपेयर्ड, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। तो करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे फिलहाल नन ऑफ दीज रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले जो भी ऑप्शन दिए वो सारे गलत हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज आस्किंग द रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर अप्लाइज टू, कौन से उसका रूल है ये, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, हमें पता है। सही आंसर है पर्सनल अकाउंट, ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलो एक बार गोल्डन रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। 3 गोल्डन रूल्स थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट इंक्लूड्स नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। और बाकी के जो आपके ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे गलत हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। इसमें हमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अपीयर इन बैंक पासबुक, इनमें से कौन से बैंक की पासबुक में नहीं आएंगे। बैंक चार्ज, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, या इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो देखो
सही आंसर पहले जानो फिर रीज़न समझते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। पासबुक का पर्सपेक्टिव क्या होता है? पासबुक इज इक्वल्स टू बैंक का रिकॉर्ड। बैंक सिर्फ वही लिखेगा जो उसके पास आया या उसके पास से गया। सो चेक इशूड, चेक कौन इशू करेगा? मैं चेक इशू करूँगी ना, मेरे पास चेक बुक है, मैं चेक फाड़ के दूंगी। बट नॉट येट प्रेजेंटेड, मैंने चेक फाड़ के दे दिया पर सामने वाले जिसको मैंने चेक दिया वो जा करके बैंक में गया ही नहीं उसे इनकैश कराने के लिए, वो उसका बैंक के साथ कोई लेना देना ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब बिजनेस ने चेक दे दिया पर बैंक ने पेमेंट नहीं की फिलहाल अभी तक, इसीलिए बैंक को कोई आइडिया ही नहीं है, पासबुक में एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो बाकी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, ये जो बैंक चार्जेस है ये तो बैंक ने ही चार्ज लगाया है तो उसको तो पता ही है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, यहाँ पर कस्टमर डायरेक्टली बैंक पहुँच गया, इस केस में भी बैंक को पता ही है। फिर इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये तो बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो उसे तो पता ही है। सो बैंक नोज ओनली व्हाट रीचेस बैंक, यू नीड टू रिमेंबर दिस। ओके, सो ऑप्शन सी मेक्स द करेक्ट सेंसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज आस्किंग सेल टू मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन, आपने सेल की मिस्टर एक्स को उधार पे, इसे कहाँ रिकॉर्ड करोगे? कैश बुक में, सेल्स बुक में, जर्नल प्रॉपर में या परचेज बुक में? पता ही है हम लोगों को, इसे हम आंखें बंद करके भी जवाब दे देंगे। कहाँ देंगे इसको आंसर हम? सेल्स बुक में। सेल्स बुक का रोल क्या है? सिर्फ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड को रिकॉर्ड करेगा। सेल्स बुक क्या करता है? सिर्फ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड को रिकॉर्ड करेगा, कैश सेल्स को इग्नोर करेगा और सर्विसेज वगैरह भी कुछ नहीं, नथिंग। सो एंट्री का फ्लो क्या है? सेल्स बुक, लेजर पोस्टिंग, डेबिट मिस्टर एक्स, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, जर्नल एंट्री हम कर लेते हैं, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स बुक। ठीक है, तो यहाँ कहाँ पे रिकॉर्ड किया हमने? सेल्स बुक में किया। ठीक है, तो पहला कैश बुक बोल रहे थे, यहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आएगा। जर्नल प्रॉपर्ट में तो रेजिडुअल आती है, तो ये तो हमें पता है रेजिडुअल है नहीं। परचेज बुक में परचेज के लिए है। ठीक है, सो वर्ड मिस्टर एक्स देख के पर्सनल अकाउंट की तरफ भटक जाते हैं बच्चे, तो पहले ट्रांजेक्शन का नेचर देख लो क्या है? क्रेडिट सेल है। ठीक है, सो क्रेडिट सेल कहाँ आएगी? सेल्स बुक में आएगी, याद रखना है, गड़बड़ नहीं करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 इज आस्किंग अ डेबिट बैलेंस इन कैश बुक इंडिकेट्स, कैश बुक में कैसा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ओवरड्राफ्ट है, कैश इन हैंड एट बैंक है, नेट लॉस है या टोटल लायबिलिटी है? तो देखो, कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? कैश बुक का नेचर क्या है? कैश बुक एक रियल अकाउंट है, नॉर्मली इसका डेबिट बैलेंस ही होता है। डेबिट बैलेंस मतलब बिजनेस के पास कैश है, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस कब होता है? जब बैंक कॉलम में ओवरड्राफ्ट हो। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन ओवरड्राफ्ट जो बोल, ये बाकी ऑप्शन में ये जो ओवरड्राफ्ट बोल रहे हैं ये क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। नेट लॉस तो P&L का कंसेप्ट है और टोटल लायबिलिटी बैलेंस शीट आइटम है। ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर कैश नेवर गोज नेगेटिव। ओके, सो इट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 इज आस्किंग एरर ऑफ कमीशन इन्वॉल्व्स व्हाट, एरर ऑफ कमीशन में क्या आता है? ऑप्शन अभी हम देखेंगे नहीं, पहले हम क्या जानते हैं? एरर ऑफ कमीशन का मीनिंग। ये क्या कब होता है एरर ऑफ कमीशन? जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई लेकिन गलत तरीके से, फॉर एग्जांपल रॉन्ग अमाउंट इज पोस्टेड या करेक्ट साइड बट रॉन्ग अकाउंट या टोटलिंग की कोई मिस्टेक हो गई। तो एरर ऑफ कमीशन वर्सेस ओमिशन, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना है आपने, कमीशन में एंट्री है और गलत हुई है और ओमिशन में एंट्री नहीं हुई है, तो ट्रायल बैलेंस का क्या इफेक्ट रहेगा इनमें? एरर ऑफ कमीशन के केस में कभी ट्रायल बैलेंस अग्री करेगा, कभी डिसअग्री करेगा, डिपेंड करेगा कि कैसा एरर है। ठीक है, तो आपने याद रखना है समथिंग डन बट डन रॉन्ग। ठीक है, तो आपके पास सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन ए, इनकरेक्ट टोटलिंग और पोस्टिंग। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें आपको पूछ रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है तो डिस्काउंट कॉलम इन द कैश बुक इज, डिस्काउंट कॉलम जो होती है ना कैश बुक में वो क्या है? एक बैलेंस्ड, टोटल बट नॉट बैलेंस्ड, इग्नोर्ड, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट डायरेक्टली। अब ज़रा समझो सही आंसर आपके पास क्या है, पहले ये देखो, टोटल बट नॉट बैलेंस्ड, इग्नोर्ड या ट्रांसफर टू P&L अकाउंट डायरेक्टली। अब ज़रा समझो कि कैश बुक होती क्या है, पता है हमें? कैश बुक एक स्पेशल जर्नल और लेजर दोनों का काम कर रही है, जिसमें 3 कॉलम हैं। कौन कौन से? कैश, बैंक और डिस्काउंट। अब सवाल उठता है कि डिस्काउंट कॉलम का नेचर क्या है? डिस्काउंट कैश नहीं है, डिस्काउंट बैंक बैलेंस भी नहीं है, डिस्काउंट सिर्फ एक कंसेशन या अलाउंस है। इसीलिए डिस्काउंट कॉलम का सिर्फ टोटल निकाला जाता है, बैलेंस नहीं बनाया जाता।
अब बात ये आती है कि क्यों बैलेंस नहीं बनाया जाता। देखो बैलेंस तब बनाया जाता है जब एसेट या लायबिलिटी हो। डिस्काउंट इज़ नीदर एन एसेट नॉर अ लायबिलिटी। सो बल्कि एक ऐसी आइटम है, एक नॉमिनल आइटम है। सो गोल्डन लाइन आपने याद रखनी है दिमाग में। डिस्काउंट कॉलम इज़ अ मेमोरेंडम कॉलम, हैंस इट इज़ टोटल बट नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, इसलिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, टोटल्ड बट नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आपको पूछ रहे हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर यूजुअली हैज़ अ, जो रिज़र्व होता है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स के लिए जो हम बनाते हैं उसका कैसा बैलेंस होता है, डेबिट, क्रेडिट, नील या फ्लक्चुएटिंग बैलेंस। तो ध्यान से सुनो, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का मतलब होता है बिजनेस सोच रहा है कि फ्यूचर में जब हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे हमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा, मतलब फ्यूचर का गेन, एक्सपेक्टेड इनकम। सो अकाउंटिंग का गोल्डन रूल क्या कहता है, ऑल इनकम एंड गिव हैव क्रेडिट बैलेंस। इसलिए रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का क्या बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस होता अगर कोई लॉस होता, नील बैलेंस तो होता ही नहीं है क्योंकि ये तो एस्टिमेशन है। इसलिए सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 28, इसमें आपको पूछ रहे हैं क्लोजिंग एंट्रीज आर पास्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इन द, जो क्लोजिंग एंट्रीज हैं उसको हम एंड ऑफ द ईयर में पास करते हैं। किस में, लेजर में, जर्नल प्रॉपर में, बैलेंस शीट में या ट्रायल बैलेंस में। देखो अकाउंटिंग का एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्लोजिंग द बुक, हमें पता है। एंड ऑफ द ईयर पर हम क्या करते हैं, सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये ट्रांसफ़र जर्नल एंट्री के थ्रू होता है, जैसे सैलरी अकाउंट टू P&L अकाउंट है। तो अगर और जर्नल एंट्रीज़ कहाँ लिखी जाती हैं, देखो जर्नल प्रॉपर में लिखी जाती हैं। सो लेजर में पोस्टिंग होती है, ट्रायल बैलेंस सिर्फ लिस्ट होती है, बैलेंस शीट सिर्फ एक स्टेटमेंट है। तो सही आंसर हमारे पास क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, जर्नल प्रॉपर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 29 इज आस्किंग विच अकाउंट इज़ क्रेडिटेड व्हेन बिजनेस स्टार्ट्स विद कैश। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से तो किसे क्रेडिट करोगे, सही आंसर क्या है, कैपिटल अकाउंट। सोचो बिजनेस स्टार्ट हुआ, ओनर अपनी जेब से कैश लाया, अकाउंटिंग व्यू से कैश एक एसेट है जिसे हम डेबिट करेंगे, और कैपिटल क्या है, ओनर का क्लेम है जिसे हम क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या होती है, जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ओनर गिवर है इसलिए कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आपको पूछ रहे हैं व्हेन अ कस्टमर रिटर्न्स गुड बैलेंस इशूज़ बिजनेस इशूज़ अ, जब कस्टमर ने गुड्स को रिटर्न कर दिया तो बिज़नेस क्या इशू करता है। देखो कस्टमर ने पहले गुड्स खरीदे थे, अब वो गुड्स वापस कर रहा है, मतलब सेल्स कम हो रही हैं, कस्टमर का पेबल कम हो रहा है, इसलिए बिज़नेस क्या करता है, कस्टमर्स को क्रेडिट नोट देता है। याद रखने का शॉर्टकट देखो, इफ़ कस्टमर रिटर्न्स तो क्रेडिट नोट, इफ़ सप्लायर रिटर्न्स देन डेबिट नोट। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट नोट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 31 इज आस्किंग ट्रेड डिस्काउंट इज, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, it is recorded in books of account, not recorded in the books of account, recorded only if it exceeds 10% या deducted from the net price। देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है, पता है हमें, इनवॉइस बनने से पहले ही माइनस हो जाता है, बुक्स में सिर्फ नेट अमाउंट रिकॉर्ड होता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, आपके पास जो लिस्ट प्राइस है वो है 10,000 की। ठीक है, अब जो आपका TD है, ट्रेड डिस्काउंट, वो है 20%, तो इसका नेट प्राइस कितना होगा, वो हो जाएगा 8,000। तो बुक्स में हम क्या शो करेंगे, बुक्स में हम सिर्फ ये 8,000 को ही शो करेंगे। ठीक है, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट ना जर्नल में आता है ना लेजर में। सो क्या करेगी इसकी ट्रीटमेंट, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32 इज आस्किंग सस्पेंस अकाउंट इज यूज टू बैलेंस द ट्रायल बैलेंस व्हेन। सस्पेंस अकाउंट को हम यूज़ करते हैं बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करने के लिए। कब, जब वन साइडेड एरर होती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है, कंपनसेटिंग एरर होती है, या ट्रांजेक्शन्स आर ओमिटेड। तो देखो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ ना, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है। सो ये तब होता है जब एक साइड की पोस्टिंग हुई हो, दूसरी साइड की रह गई हो, जिसे हम क्या कहते हैं, वन साइडेड एरर। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर में ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं करते हैं ये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 इज आस्किंग
बैड डेट रिकवर्ड आर क्रेडिटेड टू, जो बैड डेट रिकवर हुए उसे आप किसे क्रेडिट करेंगे? सही आंसर क्या रहेगा? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। समझो, बैड डेट मतलब पहले लॉस मान चुके थे, एक्सपेंस बन चुका था, अब अगर बाद में पैसा आ जाए तो वो अनएक्सपेक्टेड गेन होगा, इसलिए अलग अकाउंट बनाते हैं बैड डेट रिकवर्ड, इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। फाइनल में क्या एंट्री हो जाती है? फाइनल में एंट्री हो जाती है P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है ये, ठीक है, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ये आपकी इनकम हो जाती है इसलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, इफ़ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोज क्रेडिट बैलेंस इट मीन्स कैश इज एट द बैंक, बैंक इज ओवरड्राफ्ट, एरर इन पोस्टिंग या इंटरेस्ट इज ड्यू। तो देखो, कैश बुक का बैंक कॉलम नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है। अगर क्रेडिट बैलेंस आ गया तो बैंक से ज़्यादा पैसे निकल गए, तो मतलब क्या हो गया? वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 इज आस्किंग डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ, डेप्रिसिएशन किसकी प्रोसेस है? वैल्यूएशन ऑफ एसेट, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, कैश एक्यूमुलेशन या एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। डेप्रिसिएशन का मतलब एसेट के कॉस्ट को उसकी यूज़फुल लाइफ में सिस्टमेटिकली डिवाइड करना। सो ये वैल्यूएशन नहीं है, ये कैश सेविंग नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है? डेप्रिसिएशन इज एलोकेशन नॉट वैल्यूएशन। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 36, रिटर्न आउटवर्ड्स बुक रिकॉर्ड्स, क्या रिकॉर्ड करती है रिटर्न आउटवर्ड? रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न। सो जब बिजनेस सप्लायर को गुड वापस कर देते हैं तो वो रिटर्न आउटवर्ड बुक कहलाती है। जिसका ऑपोजिट क्या होता है? सेल रिटर्न, उसको क्या कहते हैं? रिटर्न इनवर्ड। सो फिलहाल 36 ऑप्शन का क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन टोटल्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अकाउंट इज, पहले भी हमने डिस्कस कर चुका है, क्या कहेंगे इसे हम? पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग या जर्नलाइजिंग। देखो दोबारा से प्रोसेस समझो, दोनों साइड्स टोटल करो, डिफरेंस निकालो, बैलेंस शीट निकलो, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बैलेंसिंग। सो बैलेंसिंग, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 38th क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है? नॉमिनल, रियल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट या इंटेंजिबल एसेट? सो इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस भी है, लायबिलिटी भी है, इसलिए नॉमिनल प्लस पर्सनल का मिक्स हो जाता है, ये क्या बनता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, जर्नल इज़ अ बुक ऑफ, जर्नल क्या है? बुक ऑफ फाइनल एंट्री है, ओरिजिनल एंट्री है, सेकेंडरी एंट्री है, एनालिटिकल एंट्री है। देखो ट्रांजेक्शन सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होती है? जर्नल में, इसलिए जर्नल को क्या कहते हैं हम? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, याद रखनी है छोटी छोटी चीज़ें। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, वाइल प्रिपेयरिंग BRS स्टार्टिंग विद द कैश बुक बैलेंस, BRS बना रहे हो, स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ है, तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक, ये सिचुएशन है, कस्टमर ने डायरेक्टली जाके बैंक में पैसा जमा कर दिया, तो इसे हम क्या करेंगे? प्लस माइनस इग्नोर या डेबिटेड टू कैश? इग्नोर, तो ऐसे ऑप्शंस को छोड़ ही दो आप। कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक पासबुक में एंट्री हो चुकी है, कैश बुक में नहीं हुई है। सो कैश बुक बैलेंस से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बैंक का बैलेंस ज़्यादा है, इसलिए हम क्या कर देंगे? ऐड। तो BRS का रूल क्या है कि इफ़ पासबुक इज़ मोर देन कैश बुक तो कर दो ऐड, एंड इफ़ उल्टा है, कैश बुक इज़ मोर देन पासबुक, फिर हम कर देंगे लेस। तो इसलिए सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, एडेड, ठीक है। चलिए, तो अब हमारी क्लास होती है ख़त्म। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। अब आप मेरे को अपना स्कोर कमेंट करके बताओगे आउट ऑफ 40 आपने कितना लिया है, ठीक है। टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।